तुष्टीकरण का एक नया फॉर्मूला मिल गया है। हालांकि यह फॉर्मूला भारत की पॉलिटिक्स में, सियासत में बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन अब तुष्टीकरण का एक नया वेरिएंट इजाद कर लिया गया है। इसे आप तुष्टीकरण का डबल क्रॉस या डबल अटैक भी कह सकते हैं, जिसमें एक नजर मुस्लिम वोटों पर तो होती है, लेकिन दूसरी नजर इस बात पर होती है कि कैसे हिंदू वोटों को ज्यादा से ज्यादा बांटा जाए। कर्नाटक में जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने इस नए वेरिएंट की टेस्टिंग भी कर ली है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को कर्नाटक में करीब 60% दलित वोट मिले। इतना ही नहीं, मुस्लिमों ने भी कांग्रेस को बढ़ चढ़कर वोट डाला है। आंकड़ा यही सजेस्ट करता है, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने और मुसलमानों को 4% आरक्षण वाला दाव चला था। इसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिला। इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में तुष्टीकरण के इस नए वेरिएंट का तब ट्रायल रन हुआ था जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी बताकर धार्मिक, सामाजिक और सियासी बवाल खड़ा कर दिया था। सालों पहले जम्मू कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे तो उनके लिए किसी विपक्षी दल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि उनका अल्पसंख्यक हो जाना इन पार्टियों के लिए शायद फायदेमंद साबित होने वाला था। हरियाणा में जाट आरक्षण पर सियासत है तो राजस्थान आएंगे तो गुर्जर आरक्षण पर खूब हंगामा है। दो जातियां लड़ती है। इन सब के कुछ ना कुछ सियासी मायने तो जरूर है। इसके बाद जो बचे उससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, मौर्य, कुशवा, सैनी, कायस और ना जाने कितने हिस्से, जिनके नाम हम भी नहीं जानते शायद, बांट दिया जाता है। सवाल है कि देश की 80% आबादी क्या इस जाल में फंस चुकी है और लगातार साल दर साल फंसती जा रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी और सबसे सार्थक चर्चा। 20 हमारा लेकिन 80 में होगा, और होता रहा है हमेशा से बंटवारा। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और बजरंग दल को बैन करने का वादा कांग्रेस के लिए जीत की कुंजी साबित हुआ, क्योंकि कांग्रेस को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 9 जीते। जेडीएस ने 23 मुस्लिमों को टिकट दिया, लेकिन एक भी नहीं जीता। जेडीएस के गढ़ पुराने मैसूर में भी कांग्रेस को वोट मिले, क्योंकि कांग्रेस ने प्रचार के दौरान खुलकर जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहा था। बात साफ, मुस्लिम वोटर्स ने न सिर्फ बीजेपी से दूरी बनाए रखी, बल्कि जिस पार्टी पर उन्हें नतीजों के बाद बीजेपी से गठबंधन की आशंका थी, उससे भी किनारा कर लिया। इसलिए अब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने मांग की है कि कांग्रेस अपने वादे पूरे करे। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। बात यहीं तक नहीं रुकी। अरशद मदनी के भतीजे हसन मदनी ने तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम राष्ट्र का मुद्दा खड़ा कर दिया। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? उधर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने बयानों से विवादों में घिर गए। ये साधु हैं, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। उनकी जगह स्टेज नहीं जेल है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे आदमी को खुला छोड़ना देश के हित में अच्छा नहीं है। इसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में होना चाहिए। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने रामचरितमानस को दलित विरोधी बताकर बवाल खड़ा कर दिया था। यानी हिंदू राष्ट्र का विरोध, मुस्लिम राष्ट्र की आवाज पर चुप्पी, मुस्लिम आरक्षण और बजरंग दल पर बैन के वादे पर ताली, 20 को करीब लाने का फॉर्मूला और रामचरितमानस पर विवाद 80 में सेंध लगाने की सियासी करामात है। यानी देश का कोई भी राज्य ले लीजिए, बीजेपी से लड़ने का सबसे नया फॉर्मूला टोटल 20% मुस्लिम वोट प्लस खंडित 80% आबादी है। बीते 178 दिन से उत्तर भारत में स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, जिसके जरिए वो लोगों से जातियों में ना बंटने और संगठित होने की भिक्षा मांग रहे हैं। हालांकि स्वामी दीपांकर की यात्रा गैर राजनीतिक है, लेकिन सवाल कि क्या देश का वोटर वाकई इस बंटवारे वाले ट्रैप में फंसता जा रहा है?
तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अनुराग भदौरिया का अभिनंदन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश है, नेशनल कन्वीनर है नीतीश विचार मंच के, उनका अभिनंदन है। स्वामी दीपांकर है, लगातार भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। खास तौर पर आज हमने इस चर्चा के लिए बुलाया है। स्वामी जी, तो आज की शुरुआत आप ही से कर देते हैं। आप तो यात्रा कर रहे हैं कि कोई बटे ना, सब एक हो जाए, लेकिन सियासत तो कुछ और कहती है, पॉलिटिकल पंडित तो कुछ और कहते हैं, और हम भी कुछ और ही कहते हैं। हम जब चुनावों का विश्लेषण करते हैं, ये मैं मानता हूं बात, हम भी जब चुनावों का विश्लेषण करते हैं तो यही करते हैं कि मुस्लिम वोट तो एक मुश्त इधर पड़ गया, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी कहां गया, दलित कहां गया, अब तो महादलित भी हो गया है, अति पिछड़ा भी हो गया है, पिछड़ों से ज्यादा। तो आप तो सक्सेसफुल ही नहीं हो रहे अपनी यात्रा के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जमीनी हकीकत देखनी होगी। मैं बड़े गर्व से कहता हूं, उसमें भिक्षा दाल आटा चीनी चावल की नहीं है अमीश भाई, उसमें भिक्षा है जातियों में विभाजित ना होकर एक हिंदू होकर रहो। और यह भिक्षा, और तकरीबन 5 लाख लोगों को, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 5 लाख लोगों को इसी तरह से हाथ खड़ा कर कर मैं स्वयं संकल्प दिला चुका हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों की यह यात्रा है। थोड़ा सा दिल्ली, थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा उत्तराखंड जुड़ा था जब यहां पर आचार संहिता लगी थी। जो साथ में खड़े होकर के यात्रा दक्षिण भारत लेके जानी पड़ेगी या फिर बाकी भारत के भाग में लेके जानी पड़ेगी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कंप्लीट कर लूं। जी, बस मात्र इतना कहूंगा, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अगर देश भी करना हुआ तो रुकूंगा नहीं जी, पर सनातन को बटने नहीं दूंगा। तो मैं आपके पास आता हूं सर, आपके पास आता हूं सत्य प्रकाश जी। सत्य प्रकाश जी, आपसे मेरा एक सवाल है, और आपने तो ये जो नया वेरिएंट है, जो तुष्टीकरण का डबल क्रॉस है, जिसमें 20 हमारा और 80 में भी बंटवारा, 20 तो आरजेडी आपके साथ ले आएगा, राष्ट्रीय जनता दल ले आएगा, लेकिन 80 में भी काट का समाधान आपने ढूंढ लिया है। और इसके लिए अगर जनता ताली आपके लिए बजाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है कि आपने समाधान ढूंढ लिया। आपने रामचरितमानस में भी सवाल खड़ा करवा दिया अपने नेताओं से। देखिए, उसमें उनका व्यक्तिगत राय था। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। तेजस्वी जी ने भी कहा कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, हम उस पर चलते हैं। जहां तक जातियों के बंटवारे और हिस्से का सवाल है, यह सवाल कब उठाता है कोई, जब वो पिछड़ी जातियां जो हाशिए पर विकास की रोशनी पे पीछे छूट जाती हैं, जब वो अपने हक के लिए खड़ी होती है तो कहता है जातिवाद बढ़ रहा है। इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बराबरी गैर बराबरियों के बीच नहीं, अनइक्वल्स नॉट अमंग इक्वल्स। ये फैसला दिया तब जाकर के हाशियों पे पड़े समाज को रोशनी मिली। एक मिनट जी, जातियां आप कह रहे हैं, आप ही को मौका दे रहा हूं, आप ही को मौका दे रहा हूं। आप कह रहे हैं हाशिए पे जो समाज है उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? अब एक सवाल जी, आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मुसलमान हाशिए पे नहीं है, वहां पे कोई बंटवारा नहीं है, तो कभी आपने बोला उसमें? बिल्कुल है। कभी बोला तो बताइए। बिल्कुल बोला है, बताइए, कोट करिए, किसने बोला, कोट करिए। बता रहा हूं, बिहार की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए हमेशा काम करते हुए उनको शिक्षक बनाया, परित्यक्ता महिलाओं को वजीफा दिया और बिना भेदभाव के सारी लड़कियों को पोशाक साइकिल देकर स्कूल भेजा। बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ ये बहुत बाद में लेके आए। हम तो बिहार में हमारी सरकार मुझे एग्जांपल दीजिए ना। आपने मुसलमानों में कोई पिछड़ा अति पिछड़ा बोला हो तो बताइए, क्रिश्चियन में कोई पिछड़ा अति पिछड़ा बोला हो तो बताइए, बताइए ना मुझे। हमारी सरकार बिहार में है, जब जात भूख पर मर रहा हो और वो अपने हक की बात कर रहा हो तो आपको जातिवाद नजर आता है। सुनिए, फिर नहीं, मैं बताता हूं जातिवाद किसमें होता है, जातिवाद किसमें होता है, सुनना पड़ेगा। आपने बोला जातिवाद किसमें होता है, व्यूअर्स अब आप भी सुनिए और व्यूअर्स आप भी सुनिए। मुस्लिम प्लस यादव जातिवाद होता है। मुस्लिम को ना ये एमवाई समीकरण आरजेडी करती है, उसके बाद भूरा बाल साफ करो तब कौन सा जातिवाद होता है ये बताना पड़ेगा। ये क्यों बताना पड़ेगा? अब कर्नाटक में आहिंदा बात आएगी तो दूर तक जाएगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने पूरे जीवन में यह बात नहीं कही। सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी, न्याय के साथ विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका उड़ाया उपहास तो काहे का सबका साथ सबका विकास। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। 9 साल में आपने देश की माली हालत ऐसी क्यों की कि 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल लेने आपके दरवाजे खड़े हैं। एक मिनट, एक बात और कहना चाहूंगा। आगे बाकी 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देना था, कहां गया वो रोजगार?
ठीक है, सवाल जवाब देते महंगाई का है, सवाल भुखमरी का है। जी। 121 नंबर पे हम दुनिया के भुखमरी लेकिन- इंडेक्स जी, पे जी, खड़े जी। हैं। ये सरकार बताए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे खड़ा है भारत, ओके, भूखा ठीक है भारत। ठीक है, तो ठीक ये है। चीज नहीं चलेगा। आपने सबका साथ तो लिया, विकास नहीं अच्छा किया। सर अब आपने आप सुने, लंबा वक्तव्य बड़ा दिया। लंबा सुधांशु वक्तव्य त्रिवेदी, दिया। सवाल मेरा है, देखिए एक हर नहीं, पहले एक लाइन हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात। हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग इन्होंने कर ली और टेस्टिंग का रिजल्ट ठीक मिल रहा है। अब बताइए क्या करेंगे आप? 20 तो कहते हैं हमारा है और 80 में कर देंगे बंटवारा, सामाजिक न्याय के नारे के साथ। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। बोलिए क्या बोलेंगे? फैक्ट्स भी दूंगा, पर उससे पहले मैं बोल दूं, भैया जी भावनाओं में बह के क्या बोल गए अभी आप लोगों के सामने बोले हम पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। अरे जहां अब देखिए अपने टर्न पे बोले, अपने टर्न पे बोले। अब आप अपने टर्न में सोचिए उन बनाने वालों की जिन्होंने इंडेक्स बनाया, जहां आटे को लेके झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, भूखों मर रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, वो हमसे नीचे हैं। गिरी हुई मानसिकता के वो लोग हैं जिन्होंने उस इंडेक्स में भारत को नीचे रखा, उससे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। अब मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, ये जातियों की बात आई कहां से? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे हैं। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश संसद कमिश्नर 1901 में, उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पर हुई, उसमें 4114 जातियां हैं। अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा गया। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? ये हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है। और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया, अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जा चुका। जानते क्या आधार था? जिनका माथा ऐसा है वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा है वो ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में एब्सर्ड कर दिया गया वो। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी, जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ के, सबने कहा भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड कभी गणना नहीं होगी। यस, दैट्स द ट्रुथ। मगर आज बताएं उसके बाद क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक अपना हिस्सा पाने के लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। पहले खड़े हो एक जाति का नाम लेके, 10-12% जो कोई एक जाति बड़ी जाति हो, हर राज्य में कोई एक जाति ऐसी है जो 10-12% है, उसको लेके घनघोर जातिवाद की बात करो। जब वो वोट कंसोलिडेट हो जाए तो हर राज्य में 10% से लेके 20% तक मुस्लिम है, फिर घनघोर सांप्रदायिकता की बात करो। जब 20-25% वोट हो जाएगा तब आप प्लेयर बन जाते हैं, और प्लेयर बनने के बाद आप तो शासन में आ जाते हैं। अब दूसरे को आना है, वो उससे ज्यादा कट्टरता की बात करेगा, वो उससे ज्यादा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही सामाजिक न्याय की बात, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो वो जाति के प्रतीक नहीं थे। तब कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, दलित पीछे हो गया, पिछड़ा नेता बन गए। फिर संकुचित किया, यादव नेता बन गए। तभी नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे ना, कहते हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तभी छोड़े थे। और जब असली सत्ता देने की बात आई तो यादव को भी भूल गए। मैं, मेरी बीबी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दूसरा बेटा। तो आखिर में ये जितने लोग आपको जाति का चूरन देते हैं, ये हकीकत में सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं सामाजिक न्याय की, और अपनी झोली अंदर भरते हैं। इसलिए एक पंक्ति में याद रखिए, एक लाइन सर, स्वतंत्रता का अमृत काल है, तो बस याद रखिए, ये मत सोचिए स्वतंत्रता के सारे कार्य पूरे हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। ओके, तो ये जाति का चूरण, मैं आपके पास आता हूं। कविता का जवाब तो आपके पास भी कविता के साथ होता है, लेकिन ये जाति का जो चूरण है, ये कितना खिलाइएगा महाराज, कितना खिलाइएगा, बदहजमी ना हो जाए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सुधांशु जी सरकार में है और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ ये हुआ, वहाँ हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया। आप विकास गिनाइए, आप उनकी बात में इनकी बात का जवाब। मेरी बात, मुद्दा वही है, उसी पे आ रहा हूँ।
आप जाति पे आना चाहते हैं ना, तो बचना ये चाहते मान हैं से ना। नहीं बचना नहीं, उसी विकेट पे हटा आऊंगा। लिया है हम कि तो बोल रहा जाति हूं। जनगणना की मांग करते हैं, डंके अनुराग की को। चोट पे जाति जनगणना की मांग करते हैं। और आपने भी तो एक सांसद को उसी आधार पर उसने तो आपने केस किया हुआ है, और आपने कहा कि उसने किसी जात का अपमान किया है, उसके हिसाब से तो वो यहाँ पे पार्लियामेंट की संस्था भी गई है। राहुल तो गांधी उस पे का- हाँ, तो राहुल तो आप उसका मना कर देते, तब तो आप तो उसी जात पे कोर्ट में गए ना, तब तो आप क्यों गए? हम कहाँ गए? अरे कौन गया? जाति के लोग अरे गए। क्यों? आप ही तो हल्ला मचा रहे हो भाई। आप सरकार में थे, आप मना कर देते कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, जात को की हम बात मना नहीं कर होनी देते। चाहिए, मना कर देते आप। आपने नहीं मना किया, तब तो आप मना नहीं करेंगे। माने जहां आपको फायदा होगा वहां आप जात की बात करेंगे, जहां आपको फायदा नहीं होगा वहां आप दूसरी बात करने लगेंगे। ये कैसे चलेगा भाई? आप सत्ता में हैं। ये बात आपने सही कही, इसके लिए तालियां अनुराग भदौरिया के लिए। जिसको जहां फायदा होगा वो उसकी अब मैं बात बात करेगा। कह रहा हूं। एक सवाल आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद नहीं करते। आपने बोला हम तो बिल्कुल जातिवाद नहीं करते, हम तो विकास की बात करते हैं। अच्छा, ये मायावती के साथ जो आपने गठबंधन करा था, इस गठबंधन को लेकर आपने क्या बोला था? बता। मुस्लिम यादव तो हमारे साथ है ही, अब दलित भी आ जाएंगे। तब महादलित की टर्म अच्छा, नहीं मैं हुई एक थी, बात आई थी। बताऊं? अब दलित भी आ जाएंगे तो बीजेपी का तो खेल बिगड़ जाएगा। इसी स्टूडियो में आप बोल के गए थे, इसी स्टूडियो में आप बोल के गए। सुन लीजिए भाई, मेरी बात ही सुन लीजिए। हिंदुस्तान में जातियां हैं, इससे तो आप ना नहीं कर सकते। आप अमीश देवगन है, मैं अनुराग भदौरिया हूं, तो भदौरिया क्यों लिखा गया है आप भी जानते हैं, और देवगन क्यों लिखा गया, जाति है। सुन लीजिए, अगर हम आपके साथ समझौता कर लेंगे तो आपने कहा आपने देवगन से ही समझौता क्यों किया? अरे मेरे साथ कौन सा करा मैं समझौता? आपसे कह रहा हूं, अबे मायावती मेरे से साथ किया। समझौता अरे कौन सा पर सुनिए करा? ना मेरी दूसरी बात, अब अरे, मैं आपको बताता मेरी पूरी हूं, बात सिर्फ मायावती तक मामला नहीं रुका उन्हीं था। तक जा रहा हूं। आपने अरे बोला जाने चाट तो भी दो। आ जाए तो अरे जयंत जाने चौधरी तो को भी दो। साथ ले अरे ले। प्रभु जाने दो, और आप जा कह रहे रहा हूं। जातिवाद नहीं कर रहे। अरे भैया, हम सभी लोग किसी 30 न सेकंड। किसी जात से हैं, और जब किसी ना किसी जात से किसी से गठबंधन होगा तो आप उसकी जात से जोड़ने लग जाओगे। अब कहोगे कि उसकी जात के साथ हो गया, तो ये तो आपकी देखने में चश्मे में दिक्कत है, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? चश्मा मेरा इसलिए- खराब। नहीं, आप क्या करें? आप किसी के साथ मिल रहे हैं तो आप उसके हिसाब से देख रहे हो। हमने जो विकास का काम किया, अच्छा, चलिए, क्या आज हमने बताइए, जाने- एक एक मिनट, अनुमति बात हो तो होने- इनका बात होने- समर्थन कर दूं। नहीं, अच्छा, क्यों करा था गठबंधन? नहीं, नहीं, अच्छा, मायावती से गठबंधन क्यों करा था और जयंत चौधरी से गठबंधन क्यों करा था? बता देखिए, दीजिए। ये- चलिए, मेरा चश्मा मैं बता रहा खराब, हूं। इन सब ने भी चश्मे डाले, इन्होंने मैं तो बता काला रहा हूं। चश्मा डाला। आपकी अनुमति हो। इन्होंने तो काला डाला हुआ है, इन्हें तो काला डाला हुआ है। लेकिन बोलने तो हो दो। सकता है मैडम आपका कोई लेकिन आपकी अनुमति हो तो इनका समर्थन कर दूं। लेकिन मेरा पॉइंट मैं है, इनका समर्थन करना गठबंधन क्यों किया था? देखिए, हम आज बताइए मायावती के साथ गठबंधन क्यों किया था, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन क्यों किया चाहता था? हूं उत्तर प्रदेश का, देश का विकास हो। और अच्छा। जब हमें कोई विकास का रास्ता कहीं से भी नजर आता है कि मुझे लगता है कि हम उत्तर That's प्रदेश को the आगे ले जा point सकते कि हैं, विकास और हमें के लिए लगेगा कि करा हम देश था। को, राष्ट्र को आगे ले जा अच्छा, सकते ठीक हैं। है, ये कह रहे हैं कि मैं इनका पक्ष ये लेना राष्ट्र चाहता हूं। और विकास के लिए सब कुछ कर रहे थे। मैं इनकी बात चश्मे से गलत है सहमत लोगों हूं कि ये लोग जातिवाद नहीं करते। उत्तर से दक्षिण तक एक एक जाति के नाम पे जितनी पार्टियां खड़ी हुई हैं, उसमें से चुनौती से कहता हूं, एक पार्टी बताइए जिसने वास्तविक सत्ता अपनी जाति के किसी व्यक्ति को दी हो। जातिवाद नहीं, परिवारवाद करते हैं। मैं बता दूं। सिर्फ और सिर्फ उत्तर से दक्षिण तक मैं कहना चाहता हूं। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक देख लीजिए, जिन्होंने कहा हम फला 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 समुदाय के लिए आए हैं, और जब सत्ता मिली तो केवल परिवार। और महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये सब वो नेता हैं जिन्होंने कहा हम वंचितों पिछड़ों की बात करते हैं, और देखते देखते उनके परिवार सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। आज इस भारत की राजनीति में सबसे अमीर नेता वो हैं जिन्होंने कहा हम गरीब की राजनीति करते हैं। याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, जिसके कि यहां पर फार्म हाउस भी हैं, शॉपिंग मॉल भी हैं, सैकड़ों करोड़ का नोटिस भी है, सब कुछ है। वही स्थिति यह है, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, लोहिया जी की बात होती थी। आज उस परिवार की यह हैसियत है कि उसकी पार्टी का एक मंत्री गायत्री प्रजापति, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में थे, 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति करते हैं। यह होता है, इसीलिए कोई परिवारवादी नहीं है, यह सिर्फ भ्रष्टाचारवादी और परिवारवादी है, कोई जातिवादी अच्छा, नहीं। ठीक है। अब रशीदी साहब, आज आपसे एक मेरा सवाल है, और खुदा को हाजिर नाजिर मांग के जवाब दीजिएगा। मेरा निवेदन आपसे। इनसे तो नहीं कहा आपने खुदा से हाजिर जी, नाजिर। नहीं, इसलिए ये सवाल, हाँ जी, नहीं, इनसे क्यों नहीं कहा खुदा नहीं, को मैं हाजिर इसलिए नाजिर? आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आज एक नहीं, सवाल है, गलत आज बात। आप बताइए, आप बताइए, जितने भी गठबंधन होते हैं, मैं ये सवाल आज आपसे पूछ रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आज आप दिल की बात को जुबान पर जरूर लेके आएंगे, और बहुत उम्मीद के साथ देश की जनता आज आपको सुनेगी, और आपको कोई टोकेगा भी नहीं। और मेरा उम्मीद है कि आप इसका जवाब स्पष्ट रूप से देंगे। क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर मुसलमानों को रिझाने की एक पॉलिटिक्स हुई और गेम हुआ? नहीं, देखिए, आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ ये तो होता आ ही रहा है,
आज़ादी के बाद हम 32% थे हर जगह। आज पोजीशन क्या है? 1% भी नहीं है। इसका कारण कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। और मुसलमानों को हमेशा रिझाएगा, जैसे लोग हमारे ऊपर ताने भी मारते हैं कि साहब कि पहली सरकारें तो ये कहती थी कि सबसे ज़्यादा हक मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज़ का है, ये कहा जाता है। हालांकि हमें हक नहीं मिला। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। आज हम दलित से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी जो आप कह रहे थे कि कर्नाटक में ये हो गया जातवाद का, फलां का, आप देखिए कौन पार्टी ऐसी है जो ईमानदारी से, सुधांशु जी भगवान को हाजिर नाजिर मानकर ये कह दें कि क्या इनमें जातिवाद नहीं है? इनकी पार्टी जातिवाद के नाम पर टिकट का बंटवारा नहीं करती कि फला जगह इतने लोग हैं, फला जगह इतने लोग हैं, करती है, यहाँ मतलब उसको दे इसमें कोई दीजिए, वहाँ डाउट ही उसको नहीं है, मतलब इसमें आप पूछ क्या रहे होता है ऐसा? सवाल ये है कि मेरा दामन सफेद है, दूसरे का दामन काला है, मसला वो है। आप कह रहे हैं हमाम में सब नंगे हैं। सारी पार्टियां, आप कह रहे हैं हमाम में, सॉरी सब मैं इस नंगे वर्ड को हैं। यूज करो, सब नंगे हैं। सब नंगे लेकिन हैं। अब मेरा एक और सवाल आपसे। आपने कहा कि देखिए ये जो पूरा है ये तो आजादी की बात हो, आपने बीजेपी पर एक बात रखी। देखिए अब पूरी पॉलिटिक्स ही इसी के इर्द गिर्द है, तो कोई एक पार्टी या दो पार्टी उससे अलग कैसे हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, वो ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इतनी बड़ी हुई है कि मुसलमान प्लस दूसरा कर लो तो खेल हमारा बन जाएगा। इस देश में कई राजनीतिक दल ऐसे खड़े हुए हैं। हर पार्टी का वोट बैंक है, हर पार्टी का है। कोई किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमान, देखिए मुसलमान ऐसा नहीं है कि मुसलमान एक पार्टी का वोट बैंक है। क्यों बिहार के अंदर आरजेडी, नहीं, हमने यूपी के अंदर अखिलेश मुसलमान या ने, फिर मायावती जी, मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? दिया है, मतलब 12% वोट दिया है मुसलमान ने। अधिकतर की मैं बात 12% वोट दिया है मुसलमान ने बीजेपी को। ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये मौलाना साहब खुदा को हाजिर नाजिर मान के कह रहे हैं, इसका मतलब सुन लीजिए आप जनाब, 12% तक पहुंच गए हैं, सोच लीजिए। आप नहीं मानते? नहीं, मैं इनसे कह रहा हूं ना। एक मिनट, आप नहीं मानते क्या सर? अरे भदौरिया जी, आपसे खसका जा रहा है, अरे आप तो भदौरिया जी 20% सुनिए। अरे अभी आपसे निकाय चुनाव में बहुत कुछ अरे सुनिए भाई साहब, चक्कर में इनका खसका है। अच्छा ठीक है, साजिद रशीदी के 30 सेकंड है, त्रिवेदी उनको जी, बोलिए। आप नहीं मानते कि भाई मुसलमान ने वोट दिया आपको? नहीं, मैं तो कहा नहीं, यस या नो, यस या अब नो अपनी सर। बात क्यों नहीं अपनी दिया? बात रखिए। दिया कि नहीं दिया, बस बात खत्म हो गई। जी। अब वो कितने परसेंट दिया, चलो आंकड़ा मेरे पास गलत हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी जातिवाद पर आजकल चल रही है और इससे बढ़कर रिलीजियस पर चल रही है। जी, आप कह रहे हैं हर पार्टी जातिवाद पे चल रही है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए रशीदी साहब का अपना आकलन होगा, लेकिन हमने भी थोड़ी रिसर्च करी है और उसमें मुसलमानों का बहुत कम प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। देखिए दूसरी तरफ की लड़ाई 20% से अगर हम कहें तो शुरू होती है सांकेतिक रूप से, और आप उसमें माइनस में रहते हैं। आपको क्या वोट नहीं चाहिए उनका? आप देखिए, ये सवाल भी आएगा फिर। दोनों में मैं आ रहा हूं फंडामेंटल आपके पास। डिफरेंस है। 30 सेकंड। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबका वोट भी चाहते हैं, मगर किसी के दिल में खौफ पैदा करके वोट नहीं चाहते हैं, यकीन पैदा करके चाहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व भय नहीं, विश्वास। और मैं उसका उदाहरण देता हूं। हाँ, आज फैलाया है, आप खुद से अपने आप भाई को पीठ बता थपथपा लीजिए। ये आज आप का अपना सबसे बड़ा पीठ झूठ थपथपा है। लीजिए। नहीं, भारत बिल्कुल। में सबसे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाले पाकिस्तान चले जाओ तो ये लोग को कपड़े से पहचान लेते हैं। रामजादे अरे बोल रहे हैं। संविधान ठीक है, और एक करके बोल ले एक भैया। करके। कुत्ते का पिल्ला भैया आ जी जाए बोल तो ले। उस पर ये होते वो हैं। देखिए, प्रभु आप तो भैया पीठ जी थपथपा बोल ले। लीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं। सुधांशु। अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना नहीं में तो धमाके हमने हुए थे, उनको बनारस में अंदर धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, आप- दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके 30 हुए। सेकंड, 30 सब वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा देश पर था। और हमला आज आपको सब कुछ शांति सांप्रदायिकता से है जोड़ रही तो है। इनको लग रहा। अब मगर मैं अब बताना चाहता हूं, देखिए एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं। जो आपने बात कही, हकीकत यह है कि पूरे भारत के अंदर हम सबका, क्यों हमने कहा विश्वास पैदा करके, सबसे विश्वास की पोस्ट क्या होती गवर्नमेंट में? पूछना चाहता हूं, आपको पता सबसे कॉन्फिडेंस की पोस्ट होती इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, यस, गुप्तचर ब्यूरो का चीफ। कोई सरकार प्रीवियस गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ को 15 दिन के अंदर हटा देती जैसे ही सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है। और शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जब मोदी जी आए तो उस समय आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। आईबी चीफ का 2 साल का कार्यकाल होता, सरकार चाहे तो बीच में हटा सकती, 2 साल से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो ऐसी सेंसिटिव पोस्ट है। 8 महीने बाकी थे
और आसिफ इब्राहिम ने अपना कार्यकाल पूरा किया। मोदी जी की सरकार में 8 महीने आज भी चीज रहा। मोदी जी की ये होता है सरकार विश्वास। 9 साल मिनिस्टर हटा दिए गए, एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है केंद्र में, सारे हटा दिए गए। अब इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहे हैं कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री कोई नहीं है, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू नहीं है, नहीं, यही तो हरदीप बड़ी सिंह पुरी नहीं है। सुनिए, मैं पूछता हूं आपकी सरकार में कोई बौद्ध मंत्री बताइए नाम। बहुत सारे पारसी नंबर बौद्ध मंत्री बताइए केंद्र की सरकार में। नाम बताइए मंत्री का नाम, बहुत सारे नाम बताइए, नाम बोलिए। मानने अरे वाले भाई नाम बताइए, नाम बताइए ना। चलो पारसी बताओ, चलो पारसी बताओ, जो बुद्धिस्ट को अच्छा मानते सरदार हैं, बताओ, आप उसका परिचय क्यों जानना चाहते अच्छा हैं? यहूदी भगवान बताओ, बुद्ध को तो सब वहां मानते हैं। देखिए नहीं बता आपके नहीं, हमारे पास नहीं, आप बना लीजिए ना मुस्लिम एक मंत्री। आपने कहा मंत्री, अरे सुनिए, हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। अरे वो अटल जी, और सुनिए, क्या तरीका है भाई बीच में डिस्कस करने का? और मैं अटल जी के दौर नहीं, सुनिए, मैं अटल जी के दौर से नहीं, देखिए, अटल जी को अरे भैया प्रणाम बाद में कर लीजिए, कुछ जानकारी लीजिए, उसके बाद बोलिए। रशीदी साहब खड़े हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक दौर में इस्लाम में भी साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस स्टेज था, मगर वो दौर 800-900 साल पहले था, जिसमें कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसे बैतुल हिकमत कहते थे। रशीदी साहब को पता होगा, बैतुल हिकमत के बाद पिछले 700-800 साल में आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम थे। अटल जी के जमाने क्या बात करते हैं, 800 साल का सबसे महान हमने बनाया, और आप उसके खिलाफ खड़े रहे। आपको वो अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट व्यूअर्स, आप सोचिए, इशरत जहां एक आतंकी थी, गुजरात में उसका एनकाउंटर हुआ। इशरत जहां को नीतीश बाबू ने बिहार की बेटी करार दे दिया। अच्छा एक और अभी हमने लेटर कर्नाटक का नतीजा देखा है। मैं पॉलिटिकल आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको जो जवाब देना हो देना है, लेकिन वहां पर हमने देखा है, अब दलित में भी एक दलित होता है, एक महादलित होता है, पिछड़ा होता है, महापिछड़ा होता है। आप जोड़ रहे हो, लेकिन ये तो फर्दर बांट रहे हैं, इतने टुकड़े कर रहे हैं, कितना जोड़िएगा? बताइए पैनल में कौन है जो बी आर अम्बेडकर जी से बड़ा हो? वो चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, सावित्रीबाई फुले चाहती थी जातिवाद समाप्त हो। समानता और समता नहीं चाहिए, सबको दबा कर रखना चाहते हैं। जातियों में बांट दो, जातिगत जनगणना करा दो। जातिगत जनगणना जाति के आधार पर हो, हालात के आधार पर हो, हालात के आधार पर होना चाहिए। क्या गरीब हर जाति में नहीं है? आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं? गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और एक बात कहकर अपनी बात को विराम दे दूंगा, याद रखिएगा आप सब लोग कि जब तक हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो, और जिस दिन बंटने लगे तो बटे तो हुए हैं, आपको नहीं लगता? दादा आपको लग रहा, मैं फिर कहूंगा, मैं उस जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं वहां की आपको बता सकता हूं। आप मैं वो कहूंगा तो फिर बात राजनीतिक हो जाएगी, मगर मुझे पता है कि मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठित है, जातियों में बटा। अनुराग भदौरिया, आप कहते हैं कि आप जातिवाद के खिलाफ हो, यही कहते हो ना आप? छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। जातिवाद के खिलाफ हो आप लोग? सामाजिक न्याय के मैं साथ करना चाहता हूं। अच्छा, जातिगत गणना आप लोग चाहते हो और जातिवाद के खिलाफ हो। बिल्कुल। आप कह रहे हो कि हम जो है वो नशे के खिलाफ है, लेकिन सिगरेट पीना ठीक है। अब मैं बोल लूं, देखिए कमाल की बात है, सुनिए कमाल की बात है, इतना अरे मैं बोल लूं, आपके बीच में नहीं बोला। आपके लिए तो एक शेर ही सुना देता हूं, वो दिलों में आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, और सब कुछ अपने घर ले जाऊंगा। अरे बोलने दो, अरे बोलने दीजिए, फ्लो में बोलने दीजिए। ठीक है, अच्छी कविता लिख के लाए हैं। नहीं मैं तो बिना देखे बोल रहा हूं, ओरिजिनल है। आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूं। आर पार में रुक रहे एक अंतराल के लिए। आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित कार्यक्रम। एक अंतराल के बाद में वापस आ रहा हूं, ब्रेक के बाद। अच्छा सुनिए, ये कहना बंद कर दीजिए, ये कहना बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, ये कहना बंद कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर जो हिंदू है तो हिंदू क्या है? कहाँ है हिंदू? बताइए ना, कहाँ है बताइए। उसके पीछे भदौरिया लगा रहे हैं। पहले बनी लेडी डॉन,
फिर माफिया सरगना का मिला ताज। जब क्राइम की खुली हिस्ट्री शीट तो हिस्ट्री शीटर का मिला तमगा। अब IS 227 गैंग की मुखिया बनेगी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल मर्डर में जैसे जैसे शाइस्ता परवीन की फरारी का वक्त बढ़ता जा रहा है, पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जिस अकूत दौलत के दम पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग को खड़ा किए हुए है, अब पुलिस की नजर उसकी उसी दौलत पर है। जल्द ही प्रयागराज पुलिस IS 227 गैंग की गैंग चार्ट को अपडेट करेगी और शाइस्ता परवीन को इस गैंग का मुखिया बनाया जाएगा, जिसके बाद शाइस्ता परवीन की चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। अतीक अहमद पहले IS 227 गैंग का मुखिया हुआ करता था और उसका छोटा भाई अशरफ इस गैंग का सक्रिय सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब दोनों की हत्या होने के बाद अब इस IS 227 गैंग की गैंग चार्ट को अपडेट किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई इस पुराने गैंग चार्ट के ऐसे सदस्य हैं जो सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी गवाह बन चुके हैं, लिहाजा नए गैंग चार्ट में नए नाम जोड़े जाएंगे और पुराने कुछ हटाए जाएंगे। अब तक की पुलिस जांच में ये साफ हो गया है कि अतीक और अशरफ के गुनाहों की बराबर की साझेदार शाइस्ता परवीन थी और अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने हवाला कारोबार और वसूली गैंग की प्रमुख बनकर कामकाज को संभाला। इसके अलावा IS 227 गैंग के प्रमुख शूटर लगातार शाइस्ता परवीन के साथ रहा करते थे, यानी शाइस्ता परवीन एक गैंगस्टर की तरह घर से बाहर निकलती थी और अपने साथ शूटर भी रखती थी। इसके कई CCTV वीडियो भी सामने आए, जिनका इस्तेमाल पुलिस एविडेंस के तौर पर कर रही है, जिसमें शाइस्ता परवीन चुनावी कैंपेन के दौरान शूटर के साथ इलाके इलाके में घूमती हुई दिखी। इतना ही नहीं, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, ऐसे फरार होना न सिर्फ किसी भी आम अपराधी के बूते की बात है और न ही किसी आम इंसान के। इतने लंबे वक्त तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम एक शातिर दिमाग ही कर सकती है। अब सवाल है कि ऐसा IS 227 गैंग में है क्या, जिसकी मुखिया पुलिस शाइस्ता परवीन को बनाने में लगी है। दरअसल एक समय में IS 227 गैंग के कुल सक्रिय सदस्य 160 थे। प्रयागराज पुलिस और UP STF ने कई सक्रिय सदस्यों का एनकाउंटर कर दिया और जो नया चार्ट उमेश पाल हत्याकांड से पहले अपडेट हुआ था, उसमें IS 227 गैंग के कुल सक्रिय सदस्य 132 थे। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या और गुलाम असद के एनकाउंटर के बाद प्रयागराज पुलिस IS 227 गैंग की गैंग चार्ट को जल्द अपडेट करने जा रही है। नए गैंग चार्ट में शाइस्ता परवीन IS 227 गैंग की मुखिया बन जाएगी और फिर शाइस्ता परवीन के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि शाइस्ता परवीन जैसे ही गैंगस्टर बनेगी, उसके बाद शाइस्ता परवीन की चल और अचल संपत्ति को प्रशासन कुर्क करेगा। हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की बेहद करीबी खान सौलत हनीफ को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान खान सौलत हनीफ ने पुलिस को इस गैंग से जुड़े कई सदस्यों के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन नामों को भी नए गैंग चार्ट में शामिल किया जाएगा। उमेश पाल की हत्या के पहले शाइस्ता पर कुल 4 मुकदमे दर्ज थे। धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमे प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में दर्ज थे। इन सभी मामलों में पुलिस ने प्रयागराज के जिला अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है और मामला अदालत में विचाराधीन है। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस जांच के दौरान शाइस्ता पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। शाइस्ता परवीन के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए कोर्ट में ये साबित कर पाना आसान हो जाएगा कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है। अब गैंग की मुखिया बनाने की प्लानिंग को पुलिस का नया पैतरा माना जा रहा है, जिससे शाइस्ता पर सरेंडर के लिए दबाव बनाया जा सके। एक तरफ माफिया सरगना अतीक अहमद की संपत्ति को लेकर मारामारी चल रही है, तो दूसरी तरफ अतीक की जुर्म की सल्तनत पर कब्जा करने की जद्दोजहद भी उसकी गैंग में होने लगी है। दरअसल प्रयागराज में अतीक के दबदबे वाले इलाके में एक हिंदू परिवार को धमकाया है और 15 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं मिलने पर या पुलिस में जाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद भी उसके गुर्गों ने अपना वसूली का धंधा नहीं छोड़ा है और प्रयागराज में अभी भी लोगों को धमका रहे हैं, मार डालने की धमकी दे रहे हैं। प्रयागराज में अतीक के दबदबे वाले इलाके चकिया के कसारी मसारी में अतीक के गुर्गों पर एक परिवार ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले में इकलौता हिंदू परिवार होने के नाते अतीक के गुर्गे उन्हें धमकाने आए थे और 15 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। राकेश कुमार वैश्य का परिवार यहाँ सालों से रहता है, लेकिन इनका अब अपने घर के बाहर निकलना दूभर हो गया है क्योंकि अतीक अहमद के गुर्गों ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। आरोप है कि अतीक अहमद के लिए काम करने वाले नबी अहमद और इस्माइल अहमद नाम के 2 भाई 18 मई की रात वैश्य परिवार के घर पहुंचे और परिवार को धमकाने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर वैश्य परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाता है तो उसे जान से मार देंगे। इस आरोप की पुष्टि उस वीडियो से होती है जिसे परिवार के एक सदस्य ने चोरी से बनाया और उसे न्यूज 18 के साथ साझा किया है। जब रपट में आ जी वो पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो थाने में तहरीर दे चुके हैं। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि अतीक के गुर्गे हथियार लेकर उनके घर में घुसे थे और जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी दे रहा था, हमने हथीर लिया, हमने हाथ जोड़ा, पैर ले पास हमारे साथ ना, तो हम गरीब आदमी तमाने खाने वाले आदमी हैं। उन्होंने एक नहीं तो नहीं लुंदी जरियाते चल दिया बाहर भाई आ लेता ही तुमने तो हम लड़ते तुम्हारे माल था। अच्छा, पिस्टल भी लिए थे? पिस्टल लिए ना छोचे रहे हमारे वाइफ के ताए लगे था असली बाप के औलाद हो जल अपन लिता आओ। कौन धमका रहा था? वो इकराम जी। क्या कह रहा था? कहते अगर फरियाद तुम लिखाओगे असली बाप की हो तो तुम्हारे बेटों को हमने मार देंगे, तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दरअसल कसारी मसारी एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर अतीक का दबदबा रहा है। अब अतीक की मौत के बाद अतीक के गुर्गे उसके आपराधिक साम्राज्य पर कब्जा जमाने की नीयत से अपनी दबंगई दिखा रहे हैं और इस इलाके में रह रहे वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे चर्चित और प्राइम टाइम का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार, और आपका एक बार फिर स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के आर पार में। और आज आर पार में हम चर्चा कर रहे हैं 20 हमारा 80 में भी बंटवारा, यानी तुष्टीकरण का डबल क्रॉस क्या है। और इस दौर में पब्लिक यानी देश के युवा पूछेंगे सवाल और नेता देंगे जवाब। आप देखते रहिए आर पार। स्वामी जी ने बोली, आपने ही बोली, चिल्ला चिल्ला के भी बोली, हल्ला मचा के भी बोली। अरे इतना हल्ला मचा लेते जब दलितों के साथ अन्याय होता था गांव में, गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, उनको छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके कुएं पे आने नहीं दिया जाता था। किस तरह की उनके साथ वहां पे व्यवहार हुआ, ना अपने स्कूल में आने दिया, ना छुआ पानी पिया, ना गाँव में रहने दिया, गाँव से बाहर रखते थे। तब जाके हम लोगों ने आवाज उठाई कि सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। मुंह नोच लेते थे अगर घोड़े पे बैठ जाए तो। अब मैं कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि पुराने जमाने को याद करिए और उस समय ऐसा था। अपने संस्कार भूल जाएंगे, यही तो कहते थे। यही तो 1970 की बात हमेशा करते हैं, 1950 की बात करते हैं। अगर मैं इतिहास की बात करता हूं, मैं संस्कार की बात करता हूं, मैं समाज की बात करता हूं, तो यह बात हो गई। मैंने बीजेपी अपने हिसाब से सारा प्रोपेगेंडा चलाएगी। जब पुरानी बातें करेंगे तो तुम क्यों करते हो, तो फिर आप 1970 की बात क्यों करते हो, क्यों कांग्रेस की बात करते हो। आप 2014 की बात कीजिए, आपने क्या किया है उसमें तो आप बात नहीं करोगे। तब आप चले जाओगे इधर उधर इधर उधर, घूमते रहते हो आप। इनको सरकार बनानी होती है तो पंजाब चले जाते हैं, बादल साहब आइए मिलकर सरकार बनाते हैं। तब इनको नहीं यहाँ परिवार दिखाई देता। और उसके बाद जब दूसरी सरकार बनानी होती है कश्मीर चले जाते हैं पीडीपी के साथ, आइए परिवारवाद, आइए सरकार बनाते हैं। अपनी जगह पे तीसरी बनानी होती है तो आइए चौटाला साहब आइए हरियाणा में साथ मिलकर बनाते हैं। जब पांचवी बनानी होती है तो चले जाते हैं शिवसेना के पास, आइए मिलकर बनाते हैं। तब परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता है, तब परिवारवाद के साथ सत्ता बनाते हो। और ये वो लोग हैं जिनके आप देख लीजिए
राजनाथ सिंह जी के बहुत करीब हैं, एडवाइजर भी है, उनके बेटे तो यहीं से जीतते हैं। क्यों आपने टिकट दी भैया? परिवारवाद क्यों आप चला रहे हो? अब उससे कम पड़ जाता तो सिंधिया परिवार पूरा ले आए। सिंधिया परिवार कम पड़ जाता तो अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर अनुराग ठाकुर आज के मंत्री, और अभी भी कर्नाटका में जो मंत्री थे चीफ मिनिस्टर, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। तो क्यों आपने चीफ मिनिस्टर बनाया था जब उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे? ठीक है, ठीक है। दो पॉइंट, एक सिर्फ ये कि एक पार्टी का नाम बता दें यूपी में जिससे इन्होंने गठबंधन कभी ना किया, और दूसरा अपने प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बताएं जिसको कोई राजनीतिक पद ना हो। 35 लोगों के पास राजनीतिक पद है, एक व्यक्ति का नाम बताइए। मैं कह रहा हूं पूरा परिवार अपना है भाई, पूरा परिवार अपना नहीं है, संगठन परिवार का अपना है, सब कुछ पूरे परिवार का है। स्वामी दिवाकर, आप और एक लाइन और बोल, एक लाइन सर, एक मैं आपको एक लाइन सर, जिन्होंने कहा कि जब दलितों को पकड़ पकड़ कर मारा जाता था तब ध्यान नहीं आता था, ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो कोर्ट के लिखे की बोल रहा हूं। 4 जून 1995 मायावती जी ने लिख के भेजा, समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द प्रयोग किया, जातिवाचक शब्दों का प्रयोग कर करके हमारे विधायकों को पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जा रहे थे, मेरी जान हत्या करना चाहते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बचाया था, ये कोर्ट में हलफनामा है बुआ जी का, तो आप लोग ये काम करते थे। ठीक है, जवाब। मैं मात्र इतना सा कह रहा हूं, कम शब्दों में बोलूंगा कि संत रविदास थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह संत रविदास जी ने कहा था। अब संत रविदास जी उस समय में क्या कहते थे, आज उसको मानना बंद कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि अनुराग भाई ने 2 शब्द कह दिए। यह जातिगत जनगणना कराकर उनको हक देना चाहते हैं, मगर इस आशीर्वाद के साथ कि सारी जिंदगी आप विभाजित होकर भारत में रहिए, भारत में तड़पिए और मात्र मेरे वोट बंद कर रहिए। और सुनिए दादा कि जाति, आपको मौका दे रहा हूं, मैं अपनी बात तो 10 सेकंड में कंप्लीट करें, फिर आपको मौका दूंगा। कुछ राजनीतिक दलों के दिल से जाति है कि जाति नहीं, मगर जब आप अपने आप को हिंदू मानेंगे, ये आपको बांटेंगे कैसे? सोचिए। अच्छा सुनिए, ये कहना बंद कर दीजिए, ये कहना बंद कर दीजिए। मानेंगे क्या? मैं कह रहा हूं, मैं मानना क्या होता है? कह रहा हूं, ये कहना बंद कर दीजिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर जो हिंदू है तो हिंदू क्या है? दिक्कत है उसमें? कहाँ है हिंदू? बताइए ना, कहाँ है? कहाँ है बताइए। खुद के पीछे भदौरिया लगा रहे हैं, बात बता रहे, खड़ा हूं और क्या पूछिए, और क्या से पूछिए जिनकी मूछें नोची गई हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग कौन है, हिंदू है या जाति है? कमाल है, बात बता रहे, पढ़ाना चाहते हो, झेला नहीं है, पढ़ाना चाहते हो। दर्द झेल के गंगा में नहाते हैं, स्कूल तक नहीं जाने दिया, में नहाते हैं अमीश, स्कूल नहीं जा पाए, किसी की जाति नहीं पूछता। मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन रशीदी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रशीदी साहब, इसका बेनिफिट तो है, बेनिफिट ये है कि अगर 80% जातियों में बढ़ जाता है तो इसका एक बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है। हमने इसके रिजल्ट्स देखे। इसका जवाब दूंगा मैं आपको। मैं स्वामी जी से एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े जाति जोड़ने की बात कर रहे हैं, बड़े क्या 178 दिन से कर रहे हैं सर, बड़े आज कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ठीक है, उनको अपनी बात को रख लें। बड़े फिर आप नाराज होके जाएंगे, फायदा नहीं ना। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी, दलित भी हिंदू है ना, मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं बनाते उनको? मेरे मंदिर में तो है, आकर देखो। आपके केरल के 5000 मंदिरों में है। नहीं, आपके मंदिर में कहाँ है? केरल के 5000 मंदिरों में मेरे आश्रम में आइए, बिला वजह कहाँ खड़ा कि कुछ भी कह दो आप, कुछ भी कह दो चलेगा। दूसरी बात, अब दूसरी बात सुनिए, ये खामखाई की बातें हैं स्वामी जी, छोड़ दीजिए इसको। जब बात खत्म हो आप जहां काम कर रहे हैं वहां काम करते रहिए। दुनिया जा रही है, दुनिया जान रही है। अंसारी को मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम मौलाना बताइए, सुनिए, आप मस्जिदों में इमाम जाकर देखें, वहां जातिवाद है ही नहीं। अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूं ना, तो फिर ये अपने में है नहीं, हमें बात दीजिए। क्या गजबे बात कर रहे हैं आपको? 10 सेकंड अपनी बात रख लें, फिर मैं आपकी बात। और सुनिए आपने बोला मस्जिदों में है नहीं जातिवाद, मुसलमानों में कोई जातिवाद नहीं, ना नमाज पढ़ने में, नमाज पढ़ाने में। तो हिंदुओं में जातिवाद को प्रमोट क्यों करते हो आप? मैं नहीं करता, आप बोलते हो ना, स्वामी जी कर रहे हैं, स्वामी जी कर रहे हैं प्रमोट। आप 178 दिन से जो कर रहे हैं, प्रमोट ही तो कर रहे हैं जातिवाद को। ये जोड़ने की बात थोड़े कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ जाति है, जुड़ जाओ।
अच्छा, ये आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान, समझ नहीं रहे लोग। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में जातिवाद नहीं है। नहीं है जातिवाद, लेकिन जातिवाद का मतलब ये नहीं कि धर्म कर्म पे बटा हुआ जातिवाद हो। नहीं, धर्म कर्म पे जातिवाद नहीं है। बटा हुआ नहीं। धर्म ऑडियंस कर्म पे के कई सारे जातिवाद सवाल आ नहीं रहे है। हैं, अनुराग बुदौरिया से जरूर सवाल है। तो ये शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस 50 है, सब एक जगह नमाज 50 पढ़ते हैं। 50 आगे 50 है। सैयद तुर्क पठान गद्दी अंसारी पहना, बताओ क्या क्या नहीं है भाई। अरे भाई मैं तो मानता हूं कि है, लेकिन कटे हुए नहीं है ना। मगर जब बात एक सेकंड, मस्जिद में जुलाहा इमाम मिल जाएगा। रशीदी साहब 30 सेकंड। मगर जब बात धर्म की आएगी ये सब एक है, और मगर जब हम लोगों को एक होने की बात आएगी तो हमें ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, जाट है, आपकी बात को मान रहे हैं, यादव है, वो आपकी बात को मान रहे हैं। आपने बोला बात आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, वो आप कह रहे हैं हाँ हम एक है धर्म के नाम पर। बिल्कुल, इमाम के नाम, जब हम इमाम की बात आती है कोई ये नहीं पूछता तू जुलाहा है, अंसारी है या गद्दी है, फला है, वो इमाम रख लिया जाता है। दूसरी बात, तो इनको भी बोलो आप इमाम के नाम पर एक है, ये राम के नाम पर एक हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है। मेरा प्रश्न सत्यपाल जी से है, हमारे देश में सत्यप्रकाश जी से, जो हिंदू है वो धर्म नहीं सिखाते बच्चों को, और दूसरी बात ये है जो इतिहास है उसने हिंदुस्तान के गौरवशील इतिहास को नहीं बताया। आप उसी का लाभ नहीं उठा रहे क्या? अंग्रेजों ने भी जाति में बांटा और आज आप क्या कर रहे हो? जाति गणना। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भी जाति में बांटा और आप भी जाति जनगणना की बात करें तो आप भी बंटवारे का काम नहीं कर रहे। आप और सपा एक ही कश्ती पे सवार नहीं है। आप इस बात को समझिए, जिस देश का इतिहास अंग्रेजों से पहले का रहा हो, और जिस देश में दलितों को मंदिर घुसने नहीं दिया जाता हो, जिस देश में पिछड़ी जातियों को विकास की रोशनी नहीं पहुंचाई गई हो, और आजादी के बाद भी कमोबेश वही स्थिति रही हो, तो कम से कम उस जाति को, उस हक को पहुंचाना पड़ेगा। आपने वो दर्द झेला नहीं है कि पिछड़ों का बच्चा आज भी मिड डे मील में उसको नकार दिया जाता है, आज भी उसको अलग से सिखाया जाता है। हक की बात कर रहे हैं, आपको जातिवाद नहीं कर रहा, वो अपने हक की बात करेगा। खड़े अपनी जगह पे खड़े हो रही है। दुआ करो कि सवाल आ रहा है, सवाल दुआ करो कि हमारा भारत महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। मेरा सवाल समाजवादी प्रवक्ता भदौरिया जी से है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जबकि आप अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करके ऐसा क्यों, और राम राज्य की बात कर रहे हैं? सवाल है और मतलब लोडेड सवाल है, जवाब दीजिएगा। चूंकि हम समाज के अंदर में विकास चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं जाति में बंटवा कर। सुनो ना, अरे जाति बढ़े क्या बंटवा के? कोई समाजवादी ने जाति बनाई है क्या? ऐसा बताते हो कि हम जाति बना रहे हैं क्या? कमाल करे, समाजवादी के बाद से जाति बनी है क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि समाज के अंदर में कौन कितने मुझे पता चले, हम उनकी मदद कर पाए, उनको आगे ले जा पाए। कौन कितने पीछे रह गए हैं, कौन समाज में किसकी क्या पोजीशन है। जब तक आप पोजीशन जान नहीं पाएंगे आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। सवाल जी। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने मीट पार्टी में लोगों को कुत्तों का मीट परोस दिया गया था। ऐसे में आप पे लोग कैसे भरोसा करें? ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया। बिहार के भाजपा के एक नेता ने ये बात कही और ये एकदम भ्रामक है, झूठा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इस देश का एक बहुत बड़ा नेता, नाम नहीं लूंगा, अखबारों में पढ़ा, वो कुकुरमुत्ता बहुत महंगा खाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। कौन है ये पहचाने? ये बहुत बड़ा नेता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल के शिमला से आता है, लेकिन ये विषय नहीं है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बड़ी एम्बैरेसिंग है। आपने मटन बोल के कुत्ता खिला दिया, ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग है। जो भी सच है सामने आया जल्दी। और सवाल क्या है? अच्छा, क्या सवाल है आपका? पूछिए सवाल क्या है। मेरा सवाल, अच्छा एक सेकंड। अरे ठीक है, अरे रुकिए। अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब तो ले लोगे, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे ना, क्यों नहीं कहते तेजस्वी यादव वहाँ पे? अच्छा, आप जो है ईद में, बकरीद में आप जाएंगे जो है उसमें टोपी पहन के जवाब ले लो, हो गया। लगता है आपको वहां नहीं नजर आता। आप यहाँ की जाति की बात करते हैं। आप लोग, आप ये समाजवादी पार्टी और जेडीयू, आप लोग बिहार में और यूपी में जितना समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने खा के खत्म कर दिया है, उतना किसी ने नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी इफ्तार में जाते हैं। आपको नहीं मालूम है, नीतीश जी विजयादशमी के दिन हर पंडाल में जाते हैं। नीतीश जी रामनवमी के दिन राम की पूजा करने जाते हैं। नीतीश जी ने सिख धर्म का 350वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मशहूर कर मनाया। नीतीश जी इफ्तार में भी जाते हैं। उन सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करते हैं और किसी भी धार्मिक त्योहार में एक मिनट आपको मौका मिला सर, आपको मौका मिला। अभी देखिए परसेप्शन क्या जाता है। एक तरफ हनुमंत कथा हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी तस्वीर होती है बिहार में। एक सेकंड, एक सवाल सुनिए। 15 लाख लोग नहीं आते ना वहां पर। अरे सर, ये बागेश्वर धाम के हनुमंत कथा में 15 लाख लोग आए थे। संविधान विरोधी कई लोग तो कह रहे हैं कि 15 लाख से भी ज्यादा आए थे, लेकिन हर बार 15 लाख लोग नहीं आते। इतनी बड़ी हनुमंत कथा हुई, वहां नहीं गए। दूसरी तरफ आपके नेता लल्लन सिंह
जो भी कंट्रोवर्सी है, जिसका भी वो मीट कर रहे थे, वो मीट पार्टी कर रहे थे। हनुमंत कथा आपने नहीं करी, उल्टा मीट पार्टी कर रहे हैं कहीं पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा का मिसयूज कर रहे हैं और संविधान विरोधी नारा, बाबा को बीजेपी को क्यों दे दिया आपने? ये बाबा बहुत यूज करते हैं हर मौसम में। नया बाबा रामदेव थे, वो उनको किनारे फेंक दिया। श्री श्री थे, आजकल पूछते नहीं उनको। अब ये बाबा बागेश्वर इनोसेंट बीजेपी के नहीं है। बाबा बागेश्वर को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम के लिए, अरे उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनको बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? गलती कर रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी को समझ में आ गया कब चलो हिंदूवादी के शरण में। अरे ठीक है, ओके एक सेकेंड सुधांशु, एक तो ये कब बाबा बागेश्वर कब बीजेपी के साथ आए इसकी क्योंकि कमलनाथ भी क्या जाते हैं, कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। आरती उतारी गिरिराज सिंह ने, रविशंकर हरे राम कर रहे थे, और जब हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा था ये सारे लोग उस मंच में खड़े। ठीक है, ओके, विरोधी नारा लगा। बोलने दीजिए सुधांशु, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे नेताओं के लिए कह रहे हैं इन्होंने ये किया वो किया, मगर बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार किया नीतीश जी ने। अरे वो बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार किया। सब सारे धर्मों मतलब आप कभी सोचिए, सारे धर्मों का सम्मान करते। सुनिए, जैसे आप दिन भर का व्रत रखते हैं तो शाम को फलाहार करते हैं ना, दिन भर तो चढ़ चढ़ के खाया और फिर कहा शाम को फलाहार कर रहे हैं। वैसे ही होता है, जो रोजेदार नहीं वो रोजा अफ्तार करता है। और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी में पढ़िएगा, उनके बारे में लिखा है। कलाम साहब ने पूछा कि कितना खर्चा आता रोजा अफ्तार पे, पता चला उस समय शायद 3.5 लाख 4 लाख आता था। उन्होंने कहा ज्यादातर लोग जो आते हैं वो तो खा पी के आते हैं, वो तो रोजा रख के आते नहीं, इसलिए इसकी क्या जरूरत। ईमानदारी की बात कही थी। 100 में 99 खा पी के आते हैं, सिर्फ क्योंकि 100 में 99 गैर मुस्लिम होते हैं उसमें जो बुलाए जाते हैं। खैर, अब मैं एक फैक्ट बात कहना चाहता हूं। 15 साल से बिहार में क्या कर रहे भैया? 11.8% का विकास दर है भैया। 11.8। वही के बाद बिहार के लोगों को बाहर जाएगा। अब सुनिए, अब देखिए बहुत डिस्टर्बेंस हो गया। मैं गंभीर बात चिल्ला रहे लगातार। अब जो मैंने बोला हवा में नहीं बोला। 1931 में महात्मा गांधी ने चैथम हाउस में जाकर एक लेक्चर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ब्यूटीफुल ट्री था 100 साल पहले, यानी 31 से 100 साल पहले, 1831 में। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? 1812 की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की वो रिपोर्ट गांधी जी ने कोट की, जिसमें लिखा भारत की साक्षरता दर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, मद्रास प्रेसिडेंसी की, कैलकाटा बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट। जानते हैं कितनी साक्षरता दर है? 97%। और इतना ही नहीं, जाति के आधार पर जो कह रहे हैं, जिनको आप दलित कहते हैं, वो सिर्फ बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स पे कौन कौन थे सारी रिपोर्ट है। 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी सबमिट की। तब गांधी जी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था यह थी, सबसे अच्छी थी, सबको शिक्षा मिलती थी। अंग्रेजों ने ध्वस्त किया, मगर अंग्रेजों की मानसिकता के ऊपर आज तक पले हुए लोग अभी भी वो गाना गाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। जी जी, अभी धूल बता रहे। अगर गांधी गलत थे तो मुझसे बोलिएगा। क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? क्या गांधी गलत थे? नहीं, 40 सेकंड दिया आपको। पब्लिक के 2 सवाल। 60 सेकंड देंगे। महात्मा गांधी गलत थे? 60 सेकंड और महात्मा गांधी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी को याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। गोडसे वाले लोगों ने गांधी को याद किया, ताली बजाइएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, भैया रोहित वेमुला, गांधी का रखो राजाराम, गांधी का हे राम, सब हमारा है, बोलो हे राम। एक दलित छात्र मर गया, इनके प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री सब चुपचाप 1 महीना बैठे रहे। ठीक है। ये क्या तमाशा था? दलितों का साजिद रशीदी और स्वामी दिवाकर, आप ही की बात आ रहा हूं। स्वामी दिवाकर पहले 30 सेकंड दें साजिद रशीदी। जी जी, सुनिए, याद करते रहिए। किस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए? आपको बोलिए यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए ना, यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए। रोहित वेमुला की हत्या कैसे हुई? अरे एमयू में वो एक अरे कहां नहीं है? तेलंगाना का हाई कोर्ट, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ है। अरे एक सेकंड, आप मुझे लगता है कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए उसके ऊपर, ये विषय नहीं है। ओके, स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। मैं मात्र इतना क्या 30 से भी कम में खत्म करूंगा। दलितों का आरक्षण एमयू में और जामिया मिलिया में खत्म हुआ, बोले थे कुछ? बताइए। ये एक्सपोज करता है, ये इन्वेस्टिंग है। अब आप भाई जान के बारे में नहीं बोलेंगे, यहाँ भाई की जान देने के लिए बोलेंगे। हिंदुओं में एक सेकंड है, हिंदुओं में दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप बताएं, अभी सुधांशु जी ने जो बात बोली, इसका जवाब क्या है? एमयू में जब दलितों का आरक्षण खत्म हुआ तो आप परेशान हुए थे उस बात के लिए? पूरे हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में अगर 2 इदारे हमारे हैं, वो भी हमारे न रहे, वो भी हमारे न रहे,
मतलब वो आपका फिर है। जैसे आपने कहा कि 80% में बंटवारा है, तो क्या 2 इदारों में बंटवारा होना चाहिए? बताओ आप कह रहे हैं आप अपना नहीं बांटेंगे? तो हमारे 20% हमारे, बहुत अच्छा। 80% में उन्होंने कह बंटवारा, दिया कि जब हमारे में आ जाओगे 20% हमारे, 80% में बंटवारा। यहां नहीं बोलोगे आप उस बात को? पलट कर फिर कहूंगा, जब तक हम लोग जातियों में बंटते हैं नतीजे ऐसे ही निकलते हैं। बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले एक पत्ता तोड़िए और फिर उसको जोड़कर दिखाइए, बोले जुड़ेगा नहीं। तो बोले तोड़ने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? पहला सुनिए, मैं बुद्ध को कोट कर रहा हूं। एक स्वामी विवेकानंद ने कहा था 7 समंदर पार, मुझे गर्व है हिंदू होने पर। उन्होंने ये नाटक नहीं किया। और तीसरी और अंतिम बात, जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लग गई बिहार में भी। क्या कहिएगा? अंतरिम रोक लगी है ना, क्या कहिएगा? तो जातिगत जनगणना जहर है। अगर अच्छा होता तो और एक लाइन और, सरदार पटेल, अभी जी एक सरदार पटेल कभी रोकते नहीं। एक फैक्ट और बोल दूं, अभी इन्होंने कहा ना गांधी जी को, अब मैं अंबेडकर जी को कोट करता हूं। अंबेडकर जी की अपनी किताब है हु वर शूद्राज, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 पढ़िएगा जाके। उन्होंने कहा देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद वैदिक एज शूद्राज। कहानी कह जा रहे हैं, हजारों साल से ये हो रहा है। पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया, अंबेडकर जी से पढ़े हैं पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। ये बात आपने क्यों कहा कि हमने छत्री को बनाया? उस समय आप दलित का कार्ड खेलते हैं, उस समय आप सभी खेलते हैं। जी जी। और अब एक जरूरी खबर व्यूअर्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां भी उनका जोरदार स्वागत हुआ।